Hi guys, what's up? So today we are starting with our chart revision of registration of charges. तो जल्दी से आपके पास आपकी जो ऑथर की बुक है वो निकाल लीजिए, आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है वो निकाल लीजिए, किसी के पास चार्ट बुक है हमारी चार्ट बुक ले लीजिए, किसी के पास और टीचर की कोई बुक है, कोई चार्ट बुक है, कुछ है जो है निकाल लीजिए, जहां हम आज पढ़ने वाले हमारा चार्जेस चैप्टर। ठीक है, जिन भी बच्चों को लेक्चर्स चाहिए इंटर ऑडिट के या लॉ का फास्ट ट्रैक चाहिए या एसपीएम के क्लासेस चाहिए या फाइनल का कोई लेक्चर चाहिए आपके भाई बहन दोस्त कजिन्स रिलेटिव्स को, सो यू नीड टू विजिट www.letslearnindia.in/844844891 वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोग तक ये रिविजन पहुंचे। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। करें शुरू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो एक बार कहानी ले लेते, तो क्योंकि वो कहानी के बेस पे ही पूरा चैप्टर घूमेगा। तो अगर जिन्होंने क्लासेस हमसे लिए उनको पता होगा मैंने ये सेम एग्जांपल लिया है, तो वो विल टेक दैट एग्जांपल ओनली। एबी लिमिटेड एक कंपनी है, हम लोग जाते हैं एचडीएफसी बैंक के पास। बैंक मेरे को पैसा दे दे। मेरी शक्ल देख के बताओ क्या बैंक वाला पैसा देगा? नहीं, मेरे को पता था। कुत्ते छोड़े मेरे पीछे, इट्स पेनिंग, स्टिल इट्स पेनिंग। या बैंक वाला बोलता है सर हम आपको पैसा तो दे देंगे पर आप हमें क्या गिरवी दोगे? तो मैंने बोला ठीक है एक काम करो, हमारी कंपनी का एक बंगला है, बंगला मेरा एक बंगला है ना, बंगले के पीछे तेरी बस बंगला है बंगला। फ्लैग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बंगला दिया हमने, बंगले का जो कीमत है वो है 1000 करोड़। 1000 करोड़। बैंक ने हमको क्या दिया? 800 करोड़ रुपया पैसा दे दिया। अब बैंक ने मेरे को 800 करोड़ रुपए दे दिया ऑन दी असेट ऑफ 1000 करोड़। तो जो बैंक का ये जो डेट है, ये जो लोन है, ये हो जाएगा सिक्योर्ड लोन। ठीक है, अब ये जो बंगला है, क्या हम लोग इस बंगले को बेच सकते हैं? नहीं सर। क्यों? इस पे जो हक हो गया है ना बच्चों, हक जो हो गया वो किसका हो गया? वो बैंक वालों का हो गया। एबी लिमिटेड आपका बंगला है ग्रिड पर, आप इसको बेच नहीं पाओगे क्योंकि इस पे जो हक हो गया किसका हो गया? बैंक का हो गया। तो इस पे जो चार्ज हो गया किसका हो गया? बैंक का हो गया। तो बैंक इज कॉल्ड एज बेसिकली अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि उसने पैसा दिया। तो क्रेडिटर कौन सा क्रेडिटर? सिक्योर क्रेडिटर। या फिर वो क्या हो जाएगा? चार्ज होल्डर, क्योंकि उस पर बैंक का चार्ज है, चार्ज होल्डर। एबी लिमिटेड हो जाएगी कंपनी। एबी लिमिटेड क्या हो जाएगी? कंपनी। या तो आप इसको डेटर बोल दीजिए, प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं हम इसको, या फिर आप बोल दोगे इसको ये कंपनी हो जाएगी, या आप इसको बोल सकते हो बोरोअर। एबी लिमिटेड जनरली आप ये बैंक, ये जो बंगला है आप ये बेच नहीं पाओगे, पर हाँ अगर आपको बेचना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बैंक की। ठीक है, तो अगर हम लोग इमेजिन करो ये बंगला बेचते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम लोग ये बंगला बेचते हैं। सो अगर एबी लिमिटेड बेचेगा तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बैंक की, बराबर। तो रिलायंस वुड बी कॉल्ड एज परचेजर। रिलायंस को क्या बोला जाएगा? परचेजर। परचेजर। तो पूरे चैप्टर में यही 3 शब्द यूज होंगे, ध्यान रख लेगा। एबी लिमिटेड है कंपनी, डेटर बोरोअर, बैंक हो जाएगा चार्ज होल्डर या फिर क्रेडिटर, एंड रिलायंस हो जाएगी क्या? परचेजर। परचेजर। अब देखो सर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चार्ज? चार्ज एज एन इट इज एन इंटरेस्ट और अ लीन। लीन मतलब सर हक, कब्जा, क्रेडिट ऑन द प्रॉपर्टी असेट्स और द अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी और बोथ, एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। जो डेफिनेशन है हम इसको कहते हैं पाव। पाव सर, इट इज क्रिएटेड ऑन पाव, प्रॉपर्टी असेट्स अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और इट इंक्लूड्स और ऑफ बोथ, एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब किस पे होता है सर? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। मॉर्गेज इस पे होता है सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। देन सर 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। एक होता है बच्चों फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो मेरा बंगला था, ठीक है, मुंबई में है बंगलो, इस बंगले पे मैंने लोन लिया हुआ है। ठीक है, बंगलों पे लोन लिया हुआ है, तो मैंने इस पर्टिकुलर डेफिनेट बंगले पे लोन लिया हुआ है, बराबर। तो ये कौन सा चार्ज हो गया? फिक्स चार्ज हो गया। जैसे क्या, इमेजिन करो ये अपनी क्लासरूम है, क्लासरूम में 4 एसी लगे हुए हैं। अब वो जो 4 एसी लगे हुए हैं ना क्लासरूम में, तो मैंने एसी नंबर 1 पे लोन लिया है, एसी नंबर 1 पे लोन लिया है।
तो आई हैव टेकन अ लोन ऑन वन पर्टिकुलर डेफिनेट स्पेसिफिक असेट. When I've taken a loan on one particular definite specific asset, it is called as what? It is a fixed charge. So when you take a loan on one fixed charge, on one particular definite asset, it is called as a fixed charge. सर क्या आप वो asset बेच सकते हो? जनरली नहीं. आपको बेचना है तो आपको बैंक का परमिशन लेना पड़ेगा. क्या आप उसको यूज कर सकते हो? हाँ सर, एसी चल रहा है ना, पंखे का हवा तो आ रहा है अभी, यूज कर सकते हो, पर उसको बेच नहीं सकते. हाँ, बेचना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. सर देन व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है, विच कीप्स ऑन फ्लोटिंग, which basically keeps on changing. मतलब the loan taken on one and such asset which keeps on changing. The loan taken on such asset which keeps on changing. मतलब floating. से इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि इमेजिन करो हम लोग मैन्युफैक्चर है पेंसिल के, तो ये पेंसिल बनी है मेरे हाथ में है, कुछ पेंसिल बन के पैक होकर रेडी हुई है, रेडी पड़ी है, ठीक है. कुछ पेंसिल कल बनने वाली है, कुछ पेंसिल्स कल बनने वाली है, बराबर. तो ये जो पेंसिल हमने जो लोन लिया ना बच्चों, किस पे लिया? ये पेंसिल्स पे लिया है. मैं ये नहीं बता कि ये वाली पेंसिल पे लिया है, इस पे लिया है या उस पे लिया है, हमने पेंसिल्स पे लोन लिया है. सर क्या आप ये एसेट बेच सकते हो? हाँ सर. परमिशन चाहिए? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता ना बेचने वाले. सो फ्लोटिंग चार्जेस टेकन ऑन स्टॉक डेटर्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो कोचिंग एकेडमी के लिए आप एक डेटर हो जाओगे. आप जब डेटर हो तो आज इमेजिन करो राहुल मेरा डेटर है, कल को के कोई और आएगा, कल को के श्याम आ जाएगा, श्याम के बाद राम आएगा, राम के बाद लक्ष्मण आएगा. तो द डेटर्स कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हमने क्या किया? लोन लिया है डेटर्स पर, एक पर्टिकुलर डेटर पे नहीं. ठीक है. अब इमेजिन करो हमने स्टॉक पे लोन ले रखा था, हमने बैंक को रीपे नहीं किया, पैसा नहीं दिया. जब हमने बच्चों पैसा नहीं दिया, जब हमने रीपे नहीं किया, तो बैंक वाला क्या करेगा? सर बैंक वाला जाके स्टॉक को बेचेगा, बराबर. उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. क्या कहेंगे बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब हो गया कि वो फिक्स चार्ज बन जाएगा. हाँ, आप ना तो आप उसको बेच सकते हो खुद, ना आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है, सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा. देखो क्या कहता है वो. A fixed charge is a security interest placed on a specific permanent assets of a borrowing company. हमारे एग्जांपल में EB लिमिटेड, such as land हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया. These assets are identified when the charge is created, typically through a mortgage or the deposit of title deeds. While the company may use the asset, जैसे मैं AC यूज कर सकता हूँ, however it cannot sell them without the consent of charge holder. charge holder कौन हो गया? बैंक हो गया. The charge remains in place until the loan secured by this asset is fully repaid. The loan secured by this assets is fully repaid. ठीक है. फ्लोटिंग चार्ज. A floating charge is a security interest placed on the assets that are constantly changing. जैसे स्टॉक हो गया, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटास. इट अप्लाइज टू बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेट. जो मैंने आपको ना पेंसिल बन रही है और जो बन चुकी है और जो बनने वाली है. ठीक है. द बोरिंग कंपनी इज अलाउड टू यूज दिस असेट्स इन इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, विच इज वाई द चार्ज फ्लोट्स अबव देम एज दे फ्लक्चुएट. द चार्ज रिमेन्स इन प्लेस ओवर दिस एवर चेंजिंग असेट. सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज? Crystallization of floating charge occurs when the floating charge turns into a fixed charge, typically due to events like कंपनीज ब्रीच ऑफ टर्म्स, कुछ लिक्विडेशन हो गया, क्रेडिटर का एनफोर्समेंट. सर क्रेडिटर एनफोर्स कब करेगा? जब आप पैसे नहीं दोगे. तो क्रेडिटर आएगा ना उसको एनफोर्स करने के लिए, मतलब चार्ज लेने के लिए, मतलब उसको बेचने के लिए. बिफोर क्रिस्टलाइजेशन द फ्लोटिंग चार्ज अलाउज द कंपनी टू यूज द असेट्स फ्लेक्सिबली. हाउएवर वंस इट इज क्रिस्टलाइज द चार्ज बिकम्स फिक्स्ड ऑन द कंपनी का असेट्स एज ऑन द क्रिस्टलाइजेशन डेट. दिस मीन्स दैट असेट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर रेगुलर यूज and can be seized by the creditor. To recover that, crystallization happens when the conditions such as default, cessation of business or liquidation are met. तो क्या होगा? ना तो आप यूज कर सकते, ना आप बेच सकते हो चार्ज होल्डर की परमिशन के बिना. जनरली आप कर सकते थे, तो अगर चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया तो आप नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो ये डेफिनेशन हो जाती है आपकी चार्ज की, एंड फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स चार्ज, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज. एग्जाम में बहुत टाइम हो गया है क्योंकि पहले के कॉन्सेप्ट से फिर सिलेबस से हटा दिया गया, फिर वापस से ऐड किया गया. फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज नहीं पूछा है, ना क्रिस्टलाइजेशन पूछा है. आने की संभावना है, ध्यान रखना. ठीक है. रीड सामने स्क्रीन पे से, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा.
Done. Next. Now it is basically the chapter starts from section 77 to 87. 77 registration. ठीक है. So registration by the company, registration by the charge holder, registration by the purchaser. 77, 78, 79. 3 section 77, 78, 79. पहला आएगा section 77. So registration by the company. Primarily, foremost duty is the duty of the company creating a charge whether within India or outside India on its power, property, assets, undertaking whether tangible or otherwise. Otherwise मतलब intangible, situated whether in India, outside India to register the particulars of charge. So भले आपका asset इंडिया में हो, outside इंडिया में हो, लोन आपका इन इंडिया हो और साउथ इंडिया हो, भले वो टेंजिबल पर हो, इंटेंजिबल पर हो, आपने किस पे लिया है, पाव पे लिया है, प्रॉपर्टी एसेट्स अंडरटेकिंग पर, राइट. आपकी ड्यूटी है कि आप उसको रजिस्टर करो, आपकी ड्यूटी उस पर रजिस्टर करो. ठीक है. रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर. भाई अगर कंपनी नहीं करे ना, बैंक तेरे को करना पड़ेगा, चार्ज होल्डर तेरे को करना पड़ेगा. सर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ द बोरोइंग कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज fails to register the charge within the prescribed period of 30 days, then the person whose favor the charge is created, that is the lender, can get the charge registered. तो प्राइमरी ड्यूटी कंपनी अगर नहीं करे तो बैंक तेरे को करना पड़ेगा. अच्छा 79. भाई अगर परचेजर है, भाई तेरे को भी करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पहले जो था पिक्चर में कौन था, AB लिमिटेड एंड HDFC बैंक. अब AB ने प्रॉपर्टी तेरे को बेच दी है तो AB की जगह पे तेरा नाम आ जाएगा अगर लोन चल रहा है तो भैया रिलायंस तेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा. So in the case of registration of charge where a company purchased some property in whose case the charge was already registered, in that case also the company purchasing must register the charge. The company purchasing, मैं यहाँ लिख देता हूँ, must register the charge. Must register the charge. Sir, how to register the charges? The particulars of charges in form number CHG1 and CHG9. CHG1 नॉर्मल लोगों के लिए है, मतलब ऑल दी असेट्स के लिए. CHG जो 9 है वो DEBENTURE 9 अल्फाबेट्स डिबेंचर. 9 के लिए अपने को क्या भरना पड़ता है, डिबेंचर के लिए क्या भरना पड़ता है अपने को, CHG9. So the particulars charge in form CHG and CHG9 along with a copy of instrument creating the charge duly signed by the company, and the charge shall be registered and the charge holder shall be filed with the ROC within 30 days of creation of charge along with the prescribed fee. तो इट इज बेसिकली 30-60. ठीक है. अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपको CHG1 भरना है डिबेंचर फॉर ऑल द असेट, CHG9 फॉर डिबेंचर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज. ठीक है. विद इन 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज मतलब आपने जब लोन लिया तो आपको विद इन 30 डेज वहां से आपको ROC को इन्फॉर्म करना है. देन एक सेकेंड ना. अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट. ये मैं कट कर देता हूँ बिकॉज फॉर द चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/18 अपने लिए काम की नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा. अभी जो 2018 के बाद का वो एग्जाम में आएगा. सर आपको चार्ज रजिस्टर करना है कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज. इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज देन यू विल रजिस्टर इन द नेक्स्ट 30 डेज, दैट इज विद इन 60 डेज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग विद द एडिशनल फीस. तो इट इज 30 देन 30. अगर वो 30 में भी अगर नहीं हुआ है तो विद इन फॉर द पीरियड ऑफ 60 डेज अलॉन्ग विद एड वैलोरम फीस. सर एड वैलोरम फीस मतलब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. तो 30-30-60 फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, फीस, एडिशनल फीस, एड वैलोरम फीस, 30-30-60 बराबर. अच्छा, अब issue of certificate. Where a charge or modification of charge is registered by the ROC, he will give a certificate of registration or modification in form number CHG2. आपने अप्लाई किया CHG1 में बाबू, आपको जो सर्टिफिकेट आएगा CHG2 में आएगा. रजिस्ट्रेशन के लिए भी CHG1 है, मॉडिफिकेशन के लिए भी CHG1 है, सर्टिफिकेट जो आएगा वो CHG2 में आएगा आपका. ठीक है. सेक्शन 77 नॉट टू अप्लाई सर्टन चार्जेस. सर सेक्शन 77 विल नॉट अप्लाई टू सर्टन चार्जेस विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद RBI. RBI ने एक लिस्ट दे रखी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. कैसे अगर आपने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, बैंक मंदिर पे शायद लोन है, मंदिर की ज़मीन पे कोई लोन है, कोई गार्डन पे लोन है आपका, तो सर उन सब पे आपको चार्ज भरने की ज़रूरत नहीं है, उन सब पे आपको चार्ज रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है. वो RBI बताएगा, अपने को सिलेबस में नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. फिर इसमें एक और पॉइंट था, वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज. वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज. अब वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज. अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है, जैसे अपन ने लोन लिया ना बैंक से तो अपना अग्रीमेंट बना होगा, तो वो अग्रीमेंट की जो कॉपी है ना उसको अपने को भी रजिस्टर करना होगा. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल है देखो अभी. So if the property is situated outside India, if the property is situated outside India, so if the property is situated outside India, then who will sign, sir? Either under the common seal or under the hand of a director or a CS or an authorized officer of the charge holder or under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage or charge, basically purchaser. या तो common seal से, या तो director, या तो CS, या तो officer of the charge holder, या फिर purchaser. But if the property is situated in India, या तो wholly in India या partly in India, it should be certified by under the
हैंड ऑफ अ डायरेक्टर और अ सी एस और ऑथराइज ऑफिसर चार्ज होल्डर, मतलब ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली है, ये नहीं है, ये नहीं है, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, ये सर साइन करना पड़ता है, किसको, सर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज होता है उसको साइन करना पड़ता है। डेज रखेगा ध्यान, 30 डेज फीस है, नेक्स्ट 30 डेज है एडिशनल फीस है, नेक्स्ट 60 डेज है अलॉन्ग विद एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस सबसे हॉट फेवरेट आंसर सेक्शन 77 ये। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, CHG 1 होता है नॉर्मल, डिबेंचर के लिए 9 होता है, सर्टिफिकेट आएगा CHG 2 में। सो यू विल रीड बोथ द चार्ट्स 86.2 एंड 6.3, रीड कीजिए। तो आई जूम।
Done. Then section 78 and 79. Section 78 and 79. तो 77 was registration of charge, 78 is modification of charge. इधर देखो, सॉरी, रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, 79 इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, माय मिस्टेक. चार्ज का हो गया रजिस्ट्रेशन, देन बाय द चार्ज होल्डर हो गया, बाय द कंपनी हो गया, अभी चार्ज होल्डर आएगा. नेक्स्ट सेक्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. सर, कंपनी क्रिएटिंग द चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड. इफ द कंपनी fails, then the charge holder must apply to the registrar for registration. Then registrar shall give notice to the company. If objection is not received, they will register charge within 14 days after giving notice to the company. They will give notice to the company that we are registering the charge, and they will register the charge within 14 days. If objection is received or the company registers or any sufficient cause is given, then the registrar will not allow the registration by charge holder. So ideally, charge holder is going to the ROC. ROC, please register the charge. Company is not doing it. So ROC will not directly register the charge. ROC will inform to the company. Company, do you have a problem? Bank has come to me for registration. Company says, yeah, we have a problem. We have a problem. So boss, if objection is received, the company will either itself register it or they will prove a sufficient cause. Then ROC will not register the charge on the basis of application by the charge holder. They will register on behalf of the company. Okay, but if no objection is received, the ROC will register a charge within 14 days. Important, 14 days MCQ. 14 days after giving notice to the company. Then section 79, modification of charge. So whether you create a charge or whether you modify the charge, in both may it is basically CHG1 only, and you have to inform to the ROC. Sir, a company acquiring any property subject to the charge. That means if a Reliance is acquiring the property, Reliance have to go to the ROC and get the charge register. Correct? सेम वे मॉडिफिकेशन में मीन्स एनी चेंज. एनी चेंज मीन्स कोई टर्म्स में कंडीशन में चेंज हुआ, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ, कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू कुछ चेंज हुआ, कुछ ऑपरेशन ऑफ लॉ हुआ, कुछ भी हुआ भैया, ये उसको बोलते हैं मन का मॉडिफिकेशन. इवन इन द राइट्स ऑफ अ चार्ज होल्डर आर असाइन टू अ थर्ड पार्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन. कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन होता है आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है. वेयर द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 79, द आरओसी विल इशू अ सर्टिफिकेट इन CHG3. हमने अप्लाई करेंगे CHG1 में, पर मॉडिफिकेशन सर्टिफिकेट आएगा CHG3 में. हमको जब रजिस्टर करना है तो CHG1 सर्टिफिकेट विल कम इन CHG2. हमको जब मॉडिफिकेशन करना है, हमने अप्लाई किया CHG1 में, सर्टिफिकेट आएगा CHG3 में. ध्यान रखना CHG3 में, ठीक है. तो 78, 79, 78 किसकी बिहाफ पर होता है सर? चार्ज होल्डर के बिहाफ पर. 79 क्या होता है? मॉडिफिकेशन. आपने प्रॉपर्टी बाय किया, नाम चेंज हो जाएगा, लोन का अमाउंट चेंज हो गया, प्रॉपर्टी का कुछ चेंज हो गया, कोई प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, EMI का डेट, कुछ भी चेंज हो, उसको प्यार से क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन. ठीक है. 78 एंड 79. रीड 78 एंड 79 फ्रॉम द स्क्रीन. डन. नेक्स्ट.
तो 77 हो गया, 78 हो गया, 79 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सो रजिस्टर ऑफ चार्जेस का है सेक्शन नंबर 81। 80 इज डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज वो बाद में करते हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं पहले 81। क्या कहता है सेक्शन 81, ध्यान से सुनना भी। सो रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय द आरओसी, तो बहुत सिंपल है। सेक्शन 81 रिक्वायर्स द आरओसी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस डिटेलिंग द चार्जेस रजिस्टर अंडर दिस चैप्टर, ठीक है, कि क्या क्या उसको मेंटेन करना चाहिए, वो सारी डिटेल्स वहां पर रखेगा। देन एडिशनली द रजिस्टर मस्ट बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन अपॉन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी, अगर आपको देखना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, कितनी फीस, एज में बी प्रिस्क्राइब। देन तो ये सेक्शन 81 था, जहां पर क्या आरओसी को रजिस्टर रखना है। सेक्शन 85 रजिस्टर ऑफ द चार्जेस टू बी केप्ट बाय द कंपनी, company must also keep a register of charges at their register office detailing all the charges on the asset. Then it must include all the charges acquisition subject to charges and any changes or satisfaction. Then entries must be updated immediately after the changes, entries must be signed by the authorized person, ये सब rules है basically। इंस्पेक्शन, तो ये जो सेक्शन 85 वाला रजिस्टर है, अगर मेंबर्स को या क्रेडिटर को देखना, भाई कंपनी के लोग है ना, मेंबर तो मतलब मालिक हो गया, क्रेडिटर मतलब जिसने पैसा दिया, अगर वो रजिस्टर देखना चाहता है इट इज फ्री। अच्छा, किसी और को अगर देखना है तो देखो, पर आपको देनी पड़ेगी फीस। मेंबर को ये एमसीक्यू में आ सकता है, अगर मेंबर और क्रेडिटर को अगर देखना है ये रजिस्टर, देखो सर कोई दिक्कत नहीं, इट इज फ्री। पर अगर किसी और को देखना सर पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस शुड बी प्रिजर्व परमानेंटली, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस टू बी रिटेन फॉर 8 years आफ्टर द चार्ज का सेटिस्फैक्शन। तो द रजिस्टर ऑफ चार्जेस प्रिजर्व परमानेंटली, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्जेस रिटेन फॉर 8 years आफ्टर चार्ज का सेटिस्फैक्शन। देन सर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सर अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं किया है तो क्या होगा, इट विल बी कॉल्ड एज इनवैलिड अगेंस्ट द लिक्विडेटर। जब लिक्विडेटर कंपनी को बेचेगा तो सारी असेट्स को बेचेगा, बैंक वाला आके क्या बोलेगा, सर ये बंगले को मत बेचो, क्यों, इस पर मेरा हक है। लिक्विडेटर बोलेगा क्या प्रूफ है, बोलता है अरे हम लोगों ने इस पर लोन दिया था, क्या प्रूफ है, सब प्रूफ कोई नहीं है। प्रूफ क्या मांगता, कि अगर रजिस्टर होता तो सर्टिफिकेट होता ना, वो सर्टिफिकेट लाके देते। तो इसीलिए वो बोला गया कि अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करती है चार्ज को, तो भैया बैंक जाके चार्ज को रजिस्टर करे, क्योंकि क्या होगा, कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है एंड अगर वो असेट बिकता है तो भैया लिक्विड बैंक तेरे को पहला पैसा नहीं मिलेगा, यू विल बी टर्म्ड एज अनसिक्योर क्रेडिटर इवन दो यू हैव गिवन अ लोन ऑन अ बंगलो, बट द बंगलो इज नॉट रजिस्टर्ड विद आरओसी। दैट इज द रीजन, क्या होता है कि अगर कंपनी नहीं कर रही है तो भैया चार्ज होल्डर यू शुड डू इट एज पर सेक्शन 78। इट विल बी इनवाइड अगेंस्ट द लिक्विडेटर एंड द क्रेडिटर्स मेकिंग द चार्ज होल्डर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो क्या बन जाएगा बैंक वाला, अनसिक्योर क्रेडिटर। द डेट इज स्टिल वैलिड एंड एनफोर्सेबल बट द सिक्योरिटी इज लॉस्ट। देन priority loss, the charge holder loses priority and later registration does not affect the prior rights of the property। तो बेसिकली आप क्या बन जाओगे, अनसिक्योर क्रेडिटर। इवन तो आपने बंगले पे पैसा दिया था बट स्टिल आप क्या बन जाओगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, रजिस्टर ऑफ चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक तो सेक्शन 81 है जो आरओसी को मेंटेन करना है, और 85 जो है कंपनी को मेंटेन करना है। ठीक है, एंड देन नॉन वैलिड वो नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो पहले 81 85 पढ़िए, फिर लास्ट में मैं स्क्रॉल करता हूँ लास्ट वाले बॉक्स के लिए, रीड।
Then section 80 deemed notice. Now listen. So they have given full explanation here, but it is very simple. Section 80 says that anybody who's buying the property, anybody who's associated with the company or the bank or the property or the purchaser, there are four things only: the borrower, the bank, and the purchaser and the property. Anything related to the company, it says that anyone acquiring an asset with a registered charge is considered to have notice of that charge from the date of registration. From the date of registration, only one line is important, that the party will have a notice of charge, the person who is buying the asset will have a notice of charge from the date of registration. From the date of registration of charge. Sir, one is date of creation. When do you create? When you take a loan. When you have taken a loan, from that date you will not have a notice. The third party will have a notice from the date of registration of charge. What is the date of registration? 30 days, 30 days, 60 days, right? Whenever it is registered, from that date it will be assumed that you have a notice of charge. Sir, what does this mean? बॉस, अगर आपने लोन लिया है 10 मई 2023 को, ठीक है, दिस इज द डेट ऑफ टेकिंग लोन, हमने लोन लिया है, हमने क्या किया, 5 जून 2023 को इसको रजिस्टर किया, चार्ज को रजिस्टर किया CHG1 देखते हुए, एंड अपने को सर्टिफिकेट आएगा CHG2 में. अब क्या होता है, अज्यूम करो 15 मार्च 2025 को रिलायंस आता है, मेरे को प्रॉपर्टी बाय करना है, तो रिलायंस ये नहीं कह सकता कि मेरे को पता नहीं किस प्रॉपर्टी पे लोन है. गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया रिलायंस तेरे को ये बात पता है, रिलायंस बोलेगा मेरे को नहीं पता. गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया सेक्शन 80 जाके पढ़. हम मान लेते हैं कि भैया ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट तो बराबर आप जाके आरओसी के वेबसाइट पे देख सकते हो, तो हम मान लेंगे रिलायंस की आपको ये बात पता है. कब से? 5 जून 2023 से, बिकॉज फ्रॉम द डेट इट इज रजिस्टर्ड, फ्रॉम द डेट इट इज रजिस्टर्ड, from the date it is registered, from the date it is registered. So anyone acquiring an asset, that is basically Reliance, will have a notice of charge from the date it is registered, from the date it is registered, not from the date of creation. हमने लोन लिया उस दिन चार्ज क्रिएट हो ना, रजिस्टर कब हुआ? 5 जून को, तो 5 जून से मान के चलेंगे. तो आज अगर आप प्रॉपर्टी बाय करो 2025 में भी, हम मान लेंगे कि भैया आपको पहले से पता था. सेक्शन 80, ठीक है, 81 हो चुका है हमारा. कंपनीज ये नहीं पढ़ना, ऊपर का छोड़ दीजिए, ये ऊपर का मत पढ़िएगा, ये मत पढ़िएगा, ये मत पढ़िएगा, खाली इतना ही है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है. 81 कर चुके हैं, जो आरओसी को रजिस्टर मेंटेन करना था. 82 सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, बहुत सिंपल है. सेटिस्फैक्शन का मतलब पेमेंट हो गया. सर, कंपनी शुड गिव इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर CHG4 विद इन 30 days. इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 300 days ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस. नॉर्मल टाइम लिमिट 30, एक्सटेंशन 300. ऑन इंटीमेशन आरओसी क्या करेगा? अब आरओसी को बैंक ने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया, सॉरी, कंपनी ने इन्फॉर्म कर दिया मैंने पेमेंट कर दी है, तो आरओसी किसके पास जाएगा? चार्ज होल्डर के पास. भैया देखो ये लोग आए हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ये लोग ने पेमेंट कर दी, आप मेरे को बताओ कि इसको मैं रजिस्टर करूँ कि नहीं करूँ. तो वही 14 दिन वाली बात, जैसे आरओसी पिछले वाले सेक्शन में 14 दिन में गया था ना, यहाँ पर भी वो 14 डेज आएगा. सो टू शो कॉज हिम इन डेज मेंशन द नोटिस बट नॉट एक्सीडिंग 14 डेज. सो 14 डेज का पीरियड आ गया वहाँ पर. देन इफ नो शो कॉज इज शोन, बैंक वाले बोलते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर देगा, द आरओसी विल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इन द रजिस्टर ऑफ चार्जेस एंड विल इन्फॉर्म टू द कंपनी. अगर बोलते नहीं 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 हमको तकलीफ है भैया, हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया, हमारा फीस नहीं दिया, he shall record a note in the register of charges and he will issue a certificate in form number CHG5. अगर शो कॉज है तो वो रजिस्टर कर देगा, अगर शो कॉज नहीं है तो he will issue a certificate CHG5. इसका ये डायग्राम रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर नहीं आएगा ये. And will register or will issue a certificate in form number CHG5. ऑल द रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व फॉर 8 years. ऑल द रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व फॉर 8 years. बहुत सिंपल है. कंपनी आपने पेमेंट कर दिया, बारह को इन्फॉर्म कर दो कि हमने पेमेंट कर दिया, हमारा चार्ज रिलीज कर दे. सिर्फ CHG4 में अप्लाई करोगे, जैसे उनके पास जाती है इन्फॉर्मेशन, 30 डेज का टाइम लिमिट है. अच्छा, आपने 30 दिन में नहीं किया तो आपके पास टाइम लिमिट है 300 डेज की. अच्छा, आपने कर दिया, अच्छी बात है. तो आरओसी डायरेक्टली आपको सर्टिफिकेट नहीं देगा CHG5 में. आरओसी जगह बैंक कहते हैं बैंक तुमको कोई तकलीफ है क्या? बैंक बोलते कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको रजिस्टर कर देगा, आपको CHG5 में सर्टिफिकेट दे देगा कि सेटिस्फैक्शन हो चुका है, मतलब पेमेंट हो गई है. वो बोलते नहीं नहीं मेरे को तकलीफ है, मेरा इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो कंपनी को फिर से इन्फॉर्म कर देगा. ठीक है. देन दिस इज CHG4 and CHG5. You apply in 4, certificate will come in CHG5. All the records will be reserved for 8 years. Read.
डन, नो, सो 82 इज डन। नाउ 83 एंड 84, 83 एंड 84 डायरेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। 83 पावर ऑफ आरओसी एंड इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, तो 83 एंड 84 दोनों डायरेक्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट है। 83 क्या कहता है, सी अगर पहला ड्यूटी है कि कंपनी जाके इन्फॉर्म करे कि भैया हमने पेमेंट कर दिया, कंपनी ने अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो भैया चार्ज होल्डर जाके इन्फॉर्म कर दे। अगर चार्ज होल्डर ने इन्फॉर्म नहीं किया तो कौन कर सकता है सर, परचेजर कर सकता है, क्योंकि पूरे पिक्चर में तीन ही लोग हैं ना भाई, ठीक है। तो परचेसर इन्फॉर्म करेगा भाई, कोई ना कोई तो इन्फॉर्म करेगा ना, या तो कंपनी इन्फॉर्म करे, या तो बैंक इन्फॉर्म करे, या तो परचेसर इन्फॉर्म करे। तो अगर तीनों में से किसी ने भी इन्फॉर्म किया, मतलब परचेसर ने भी इन्फॉर्म किया, तो आरओसी भैया तुम्हारा ड्यूटी है उस चार्ज को, उस सेटिस्फैक्शन को आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, वही लिखा हुआ है खाली। तो 83 इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ 82। सो इट सेज Section 83 says that ROC, the authority to record the satisfaction and release of charge in the register, even if the company has not informed him. This situation arises when a property subject to charge is sold to a third party without any notification to the ROC about the satisfaction of charge. So, if the ROC is provided with the evidence that the debt secured by charge has been partially or fully paid, or that part of the property or undertaking has been released from the charge, or no longer form part of the company ka property, then the ROC can enter. The ROC can enter a memorandum or satisfaction in the register. This power can be exercised even without receiving intimation from the company. भैया कंपनी भी अगर इन्फॉर्म नहीं किया है, स्टिल आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। Then Section 82 provides that this does not affect the ROC's power to make an entry under Section 83 even if no intimation has been received. वो 83 का एक्सटेंशन है, आई मीन 82 का एक्सटेंशन है कि भैया आरओसी का ताकत है, भैया तेरे को करना ही पड़ेगा रजिस्टर। Furthermore, the ROC must inform affected parties within 30 days of making the entry. If the charge is fully satisfied, ROC will issue a certificate of satisfaction in form number CHG5. CHG5 में आपको सर्टिफिकेट दे देगा वो। बहुत सिंपल है कि भैया कंपनी तू इन्फॉर्म कर, कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो भैया बैंक शायद तू इन्फॉर्म कर दे, अगर बैंक ने भी इन्फॉर्म नहीं किया तो भैया परचेसर तू कर दे। अगर परचेसर तूने कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि भैया आरओसी नहीं 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 मेरे को तो तुम लोग कोई इन्फॉर्म करोगे। आरओसी तेरा ड्यूटी है, तेरे को चार्ज को सेटिस्फेक्शन चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म नंबर CHG5 में सर्टिफिकेट इशू कर दो। देन सेक्शन 84, 84 क्या बोलता है, पावर ऑफ आरओसी टू अपॉइंट रिसीवर और मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या होगा, अब देखो प्रॉपर्टी बिकेगी तो बैंक को पैसा मिलेगा, पर जब तक बिक नहीं रही उसको भाड़े पे तो लगा दो, पर बैंक का काम नहीं है करने के लिए, भाड़े पे लगाने के लिए, तो कौन क्या करेगा, कौन करेगा, एक रिसीवर को अपॉइंट कर लेंगे, एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेंगे। So it says a receiver or manager of the property is subject to charge and the requirement to notify the company and ROC. If a person obtains an order for the appointment of receiver or manager, मतलब बैंक अगर कोई ऑर्डर लाता है और if such person is appointed under the powers of instrument, they must notify the company and the ROC. भी अगर बैंक को ऑर्डर मिल गया है कि आप प्रॉपर्टी के मैनेजर को अपॉइंट कर दीजिए, तो अब जाके किसको इन्फॉर्म करोगे, कंपनी को एंड आरओसी को कि भैया हमने एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। द नोटिस शुड इंक्लूड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर और द इंस्ट्रूमेंट एंड मस्ट बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर और अपॉइंटमेंट। आरओसी को इन्फॉर्म कर दो विद इन 30 डेज। अपॉन रिसीविंग द नोटिस एंड प्रिस्क्राइब फीस, the ROC will register the details of the receiver, manager or the relevant instrument in the register of charges. When appointed receiver manager ceases their role, they must inform the company and the ROC who will then update the register accordingly. सर अगर आपका काम खत्म हो गया है, सर सीजेज या रोल मतलब पेमेंट हो गई होगी या प्रॉपर्टी बिक गई होगी, बराबर, तो भैया जो रिसीवर जो भी है अपॉइंट किया गया ना, आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दो, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। सर बैंक को क्यों इन्फॉर्म नहीं कर रहे, अरे भैया बैंक को तो पैसा मिल गया है ना, तो बैंक को तो पता है ना सर रोल खत्म हो गया है, इसको क्यों लाए थे, पैसा रिकवर करवाने के, पैसा रिकवरी हो गई है, प्रॉपर्टी बिक गई है, पैसा मिल गया अपने को, पूरा रोल खत्म, तो दोनों पार्टी को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो इसका फॉर्म नंबर होगा CHG6। फॉर्म नंबर कौन सा होगा, CHG6। सेक्शन नंबर 84, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट और सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, दोनों के लिए। अब जब अपॉइंट हो रहे हो तब भी, और जब आपका अपॉइंटमेंट सीज होता है, सीज मतलब अपॉइंटमेंट रुक जाती है। अपॉइंटमेंट कब रुकेगी, जब आपका काम खत्म हो गया है। क्लियर, रीड सेक्शन 83 एंड 84।
डन. पावर ऑफ आरओसी एंड इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर. बहुत सिंपल है, देखो क्या कहते हैं. पावर ऑफ आरओसी एंड इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर. ठीक है, तो 87 का हो गया अपना. अच्छा, ये हेडिंग रॉन्ग हुआ है बेटा. हेडिंग कॉपी हो गई, सेम पेनल्टी है. हेडिंग कैंसिल करके 86 इज पेनल्टी. 85 क्या था, रजिस्टर बाय द कंपनी. 86 इज पेनल्टी. बहुत सिंपल है. कंपनी फ्लैट 5 लाख, ऑफिसर फ्लैट 50,000. कंपनी फ्लैट 5 लाख, ऑफिसर फ्लैट 50,000. कंपनी 5 लाख, ऑफिसर 50,000. अगर फ्रॉड किया तो यू आर गिल्टी अंडर सेक्शन 447. इफ एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नोइंगली सप्रेसेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यू आर गिल्टी अंडर सेक्शन 447. कंपनी का 5 लाख है, ऑफिसर का 50,000 है, एंड अगर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया, इट इज 447. देन सेक्शन 87. 87 क्या बोलेगा सर आपका? एप्लीकेशन बाय सीजी, एप्लीकेशन टू सीजी. ध्यान से सुनना भी. एप्लीकेशन टू सीजी फॉर रेक्टिफिकेशन. तो ये फॉर्म नंबर होता है बच्चा CHG 8. देखो क्या कहते हैं. सीजी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर रेक्टिफिकेशन ऑफ द चार्जेस. कब सर? अगर आपने ओमिशन कर दिया है, मतलब आपने कोई इंफॉर्मेशन ओमिट कर दी है, ठीक है, या फिर आपने कुछ मिसस्टेटमेंट इन द पर्टिकुलर्स फाइल किया है, मतलब दिया है पर गलत दिया, या तो दिया ही नहीं या दिया तो गलत दिया आपने. ठीक है. एट द टाइम ऑफ सेक्शन 82, एट द टाइम ऑफ सेक्शन 83. ठीक है. सो या तो आपने दिया ही नहीं है, या तो आपने दिया पर गलत दे दिया, या फिर पता है आपने को सेटिस्फेक्शन इन्फॉर्म करना होता है 30 डेज में. 30 डेज खत्म हो चुके हैं और आपको मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ 300 डेज. वो 300 डेज भी खत्म हो चुके हैं. 300 डेज भी अगर खत्म हो चुके हैं, स्टिल यू कैन गो टू सीजी फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज. सो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर हो जाएगा CHG 8. It should be filed by the company or any interested person. It will direct rectification of either the omission और misstatement in filing. omission मतलब दिया ही नहीं है, misstatement मतलब दिया पर वो गलत दिया, और extend the time for filing satisfaction of charge if it is not filed within 300 days of payment or satisfaction. सर नॉर्मल टाइम लिमिट 30 डेज होता है, एक्सटेंशन का 300 डेज. अगर दोनों में नहीं किया पर आपको मोर देन 300 डेज चाहिए, तो आप सीजे के पास जाओगे. पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, जो पावर थी वो आरओसी के पास थी. इसी सेक्शन में खाली पावर किसके पास आती है? सीजे के पास आता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि चार्जेस चैप्टर में कुछ भी करना है ना, तो आरओसी की मेन अथॉरिटी है. पर सेक्शन 87 क्या बोलता है कि भैया किसकी अथॉरिटी है? सीजी की अथॉरिटी. तो पावर टू रेक्टिफाई. रेक्टिफाई मतलब आपने जब फाइल किया होगा, ठीक है, आपने जब फाइल किया होगा, आपने को डेटा दिया नहीं, सब CHG 1 2 जो भी आपने 1 3 आपने जब भी फाइल किया होगा, सॉरी 1 and 4 जब आपने फाइल किया होगा, आपने को डेटा दिया नहीं, या दिया पर वो गलत दिया है, या फिर आपको बियॉन्ड 300 डेज जाना है, आपको एक्सटेंशन, आपको सेटिस्फेक्शन का इन्फॉर्मेशन का मोर एक्सटेंशन चाहिए, तो आप किसके पास जाओगे? सीजी के पास जाओगे. फॉर्म नंबर है CHG 8. फॉर्म नंबर क्या है बच्चा? CHG 8. तो सेक्शन 86 पेनल्टी है, सी एंड 87 है रेक्टिफिकेशन बाय सीजी. क्या बोलोगे आप? रेक्टिफिकेशन बाय सीजी. CHG 9 क्या था सर? डिबेंचर. CHG 9 क्या था आपका? डिबेंचर. रीड द आंसर.
Done. Chapter is over. Full chapter is over. Section 77 was registration of charge. 78 was registration by charge holder. 79 was modification. 80 was date of notice of charge from the date of registration of charge. 81 was ROC का register. 82 was information of satisfaction. 83 was power of ROC. 84 was receiver or manager. 85 was company's register of charges. Okay, 86 is basically your penalty, 5 lakh on the company, 50,000 for the officer, and if it is a fraud, 447. Okay, and last section 87 talks about your rectification by CG. Rectification by CG. Clear? आ जाओ फटाफट फॉर्म नंबर रिवाइज कर लेते अपन। ये फॉर्म नंबर का मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, मैं एक बार सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपकी बुक में है तो आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। CHG 1 क्या होता है सर? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सर 2 क्या होता है? एप्लीकेशन सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशन आप अप्लाई करोगे 1 में ही, सर्टिफिकेट आएगा 3 में, मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट। CHG 4 एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन, एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फैक्शन। CHG 5 क्या आएगा सर? सर्टिफिकेट फॉर सेटिस्फैक्शन बाय ROC। 6 में क्या जाएगा अपना? नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट और सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। 7 register of charge holder. CHG 8 rectification application to CG, rectification application to CG. CHG 9 registration of charge for debentures, DEBENTURE। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे 9 फॉर्म करा दिए। 9 फॉर्म, सेक्शन नंबर सारे इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में एक ही पेनल्टी है, कंपनी की पेनल्टी है 5 लाख, ऑफिसर की 50,000, एंड अगर फ्रॉड किया तो 4%। ये सारे छोटे छोटे बातें जो आपके 2-2 मार्क के जो MCQ है उसमें आपको मदद करेगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्टिव में मदद करेगा। समझ में आ गया? Cool है? So do share this video with your friends, relatives, cousins, co-articles, co-friends and भाई बहन भैया जहाँ तक पहुँच सके पहुँचा देना। एंड अगर पसंद आएगा तो do like the video, comment and share with your friends. Okay? I hope I get to see you in the next class. Next class में नया चैप्टर करेंगे अपन। Bye guys, take care, enjoy and aim for a rank or 70+ whichever is earlier। अब की बार मैं पार। Bye guys.